थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अगली जो रिलेटिविटी की कॉन्सिक्वेंस है दैट इज रिलेटिविटी ऑफ मास। हमने लास्ट टाइम कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में भी शायद बनाने सीख लिए है ना, तो अब हम आते हैं रिलेटिविटी ऑफ मास पे। रिलेटिविटी ऑफ मास, देखिए जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, स्पेसशिप के अंदर रखा गया है, स्पेसशिप इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अच्छा, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है जिसको हम पिछली बार की तरह एच डैश बोल रहे हैं। बाहर एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट ऑन ग्राउंड। यहाँ कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा, अब चर्चा है कि इसका मास क्या होगा। सबसे पहली बात, एच डैश के लिए रेस्ट पे है या मोशन में? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट मास है उसको हम डिनोट कर दिया करते हैं एम नोट से। रेस्ट मास एम नोट। रेस्ट मास मतलब जिसके लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको कितना मास नजर आ रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जर्वर देख रहे हैं, रेस्ट वाले को कम मास लगेगा और जिसको मोशन में नजर आएगा उसके लिए मास थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा, एस के लिए ये मोशन में है और ये रिलेटिविस्टिक स्पीड है, तेज स्पीड से चल रहे हैं, तो इसको बोलते थे रिलेटिविस्टिक मास। नाउ रिलेटिविस्टिक मास इज m। नाउ दिस m नॉट इज विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में है? ना, ये रेस्ट पे, हाँ ये रेस्ट पे एस डैश के रिस्पेक्ट में है और ये m किसके रिस्पेक्ट में है? s के में। तो देखो जो m होता है वो, एक तो याद ऐसे रखो, हम प्रूफ कर भी नहीं रहे हैं इस पूरी डिस्कशन में, है ना, तो हमें कोई जरूरत नहीं प्रूफ करने की। ज्यादा अगर करना है तो गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, यानी कि हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, m बराबर गामा टाइम्स m नोट, एंड गामा जो होता है दैट इज कितना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन ने दिया था, एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मास की रिलेटिविटी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। तो अब आप एक काम करो, जैसे सवाल आ जाए क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन m एंड v। m का ग्राफ v के साथ, मास का ग्राफ वेलोसिटी के साथ। देखो जब v0 है, जब v0 है तो उसका मास कितना है? m नोट। जीरो भी रख दोगे तो रेस्ट मास आएगा, यानी कि v बराबर 0 पे ग्राफ शुरू होगा कहां से? m नोट पे। लास्ट से लास्ट पॉसिबल स्पीड क्या हो सकती है? c से ज्यादा स्पीड पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब vc होगा, v की जगह c रखो, कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। यानी कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे है। ठीक है, कई बार यही वाला ग्राफ सवाल में ऐसे भी आ जाता है, आपसे यूं पूछ लिया जाए, ऑप्शन में दे रखा हो, इधर तो ले रखा है m बाई एम नोट और इधर ले रखा है v बाई सी। कई बार ये फीचर्स दे देते हैं। तो जब v0 है तो m बराबर m नोट है,
तो m बाई एम नोट कितना हो गया 1। और जब v बराबर c है तो v बाई सी कितना हो जाएगा 1। और v बराबर c पे ये m कहां चला जाता है टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यही सेम ग्राफ ऐसे चला जाएगा। यही सेम ग्राफ इस तरह से चला जाता है। ठीक है, एक और सवाल लिखो। कैलकुलेट द वेलोसिटी at which the mass of a body becomes double of its rest mass in terms of c आप निकाल देना। इन टर्म्स ऑफ सी आप आंसर दे दीजिए। हाँ जी, आया कुछ? ये गिवन है m बराबर 2 टाइम्स m नोट। कितना आया? करो आप करो, मैं भी करता हूं। यहाँ पे m की जगह आपने रखा 2m नोट बराबर m नोट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करके रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज 1 बाई 4। यहां से वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4। दोनों साइड अंडर रूट ले लो, रूट 3 बाई 2। तो फाइनली आपका v निकल के आया रूट 3 बाई 2 टाइम्स c। रूट 3 बाई 2 टाइम्स सी आ गया। है ना, समझ आ गया ना कैसे ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, चाहे तो बोर्ड पे देख सकते हो, यही किया मैंने सॉल्व। अब एक बार वो सिलेबस पेज फिर दिखाओ। लाए हो? नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ वो तो एक ही बात है। चलो वैसे ले अगर लगा रह जाए कॉपी में ना, इसमें हमारा मॉडर्न फिजिक्स, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बस ये बचा है। ये स्टार्ट करते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये इसमें पढ़ते हैं। तो लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की यही आप डाल दो, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एक बार चौक में देता हूँ। ले ये कलर वाला चौक ले।
एक और रुको, क्लास चल रही है, थोड़ी देर में करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, क्लास चल रही है ना, ये तो चला बड़ा। देखिए जो हमारा ये जो रिलेशन है, ये तो बहुत फेमस रिलेशन रहा है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसका रेस्ट मास है m0, जब वही बॉडी v स्पीड से चलती नजर आती है तो उसका रिलेटिविस्टिक मास हम बोल देते हैं कितना, m। तो आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बताया कि भाई इस समय इसकी जो टोटल एनर्जी है, इस बॉडी में जो टोटल एनर्जी है, m मास के इक्विवेलेंट जो एनर्जी है दैट इज m इंटू सी स्क्वायर, वेयर m इज जो हम अभी पढ़ के आए m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अच्छा, अगर यहाँ पे रेस्ट मास एनर्जी की बात की जाए ई नोट, तो अब भी इसमें एक फॉर्मूला वही वैलिड है, m0 इंटू सी स्क्वायर। इस वक्त थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हुई है कि कम हुई है मोशन आने के कारण, m0 कम था, m ज्यादा था, तो ये वाली एनर्जी ज्यादा है, ये वाली एनर्जी कम है। कौन सी एनर्जी बढ़ी है? मोशन, जब एक्स्ट्रा मोशन आया है, कोई रेस्ट से मोशन में, तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी हो बॉडी की तो कितनी बड़ी वो लिख दो, कितनी बड़ी, mc स्क्वायर माइनस m0 इंटू सी स्क्वायर, mc स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, फिर जो हम पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वो फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है? अभी काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला निकल कर रहा है, हम क्या पढ़ते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर बहुत कम स्पीड पे चलते हो तो वही फॉर्मूला आ जाएगा, वो आप चेक कर सकते हो। यहां से देखिए, m को आप रख सकते हो क्या, m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ m0 इंटू सी स्क्वायर। आप इसको जब आगे बढ़ाएं, m0 इंटू सी स्क्वायर कॉमन आया, पहली टर्म बची 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, और दूसरी टर्म बची माइनस में 1। अब क्योंकि अगर v बहुत कम है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज वेरी वेरी मच लेस देन 1, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग जाएगा, ये माइनस हाफ पावर आगे मल्टीप्लाई होगी। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा दैट इज m0 इंटू सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 सी स्क्वायर एंड माइनस 1 से 1 कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका आया क्या, हाफ इंटू m0 इंटू वी स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल की क्या मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, इसका एक एग्जाम्पल होता है एनहिलेशन रिएक्शन, मॉडर्न फिजिक्स की। देखो, एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर है, कैसे, जितना मास इलेक्ट्रॉन का है उतना ही प्रोटॉन का ना, उतना ही पॉजिट्रॉन का, जितना नेगेटिव चार्ज इस पे उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे। फिर इसमें और प्रोटॉन में क्या फर्क है, मास का।
प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, इसका मास उतना है जितना कि इलेक्ट्रॉन का है। जब ये दोनों मिलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं एनिहिलेशन रिएक्शन। तो ये दोनों मिलके मैटर खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे 2 गामा रे फोटॉन्स आपको मिलते हैं, मतलब केवल एनर्जी। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। अब यहां पे एक हेडिंग डालना, हो गया, ये समझ आ गया है? रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। ये कोई पार्टिकल है, किसी फ्रेम में v स्पीड से आता जाता नजर आ रहा है। इसकी जो टोटल एनर्जी है दैट इज E, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज P, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज C। ये कुछ चीजें हैं जो हमने लिखी है। तो जो पहला रिलेशन होता है दैट इज PC इज इक्वल टू EV बाई C, फर्स्ट रिलेशन। हाँ ठीक। ऊपर देख ऊपर चढ़ तक चढ़ गए दोनों पता नहीं कोई समझे थोड़ी अच्छी नहीं मैंने डब्बो दे दिया दे ये रिलेशन याद रखना, PC इज इक्वल टू EV बाई C। वैसे बहुत छोटा सा प्रूफ है तो हम देख भी सकते हैं। देखिए मैं P लिखूं, P क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब ये रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चल रहा है तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं? गामा m नॉट। तो ये आपका P बना। अच्छा अगर मैं E लिखूं, E हम पढ़ के आए क्या है? MC स्क्वायर, मतलब गामा m नॉट इंटू C स्क्वायर। एक C इधर ले आओ तो E बाई C कितना आ गया? गामा m नॉट इंटू C। दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, तो ये बना गामा m नॉट V इंटू C बराबर EV बाई C। कर सकते हैं हम। और गामा m नॉट क्या है? M, यानी कि गामा m नॉट इंटू V क्या लिख सकते हो आप? P। तो ये एक रिलेशन आ गया, P इंटू C इज इक्वल टू EV बाई C। P इंटू C इज इक्वल टू EV बाई C। हो गया। सेकंड रिलेशन, E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट C स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये डायरेक्ट काम आ जाते हैं रिलेशंस। पी ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पढ़ा हुआ ये रिलेशन सुना है ना। और इसमें भी एक स्पेशल केस, अगर मान लो मासलेस ऑब्जेक्ट है, मासलेस ऑब्जेक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइट का फोटोन। जैसे अभी गामा रे फोटोन पढ़ा था, है ना। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। अगर आप एम नॉट को 0 रख दोगे तो क्या यहां से ये रिलेशन आ गया, E बराबर P इंटू सी। फोटोन जैसी चीजों के लिए रिलेशन डायरेक्ट वैलिड है। ये तो एक अलग केस हो गया, है ना। फोटोन का E आपने पढ़ा है hc बाई लैम्डा होता है, और P भी पढ़ा होगा h बाई लैम्डा होता है, पढ़ा है। तो h बाई, ये फोटोन थ्योरी आइंस्टाइन के, हम अलग थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिलेटिविस्टिक थ्योरी। ये फोटोन थ्योरी में आता है, P को लिख सकते हो h बाई लैम्डा और इंटू सी hc बाई लैम्डा, और वो क्या होती है उसकी एनर्जी। लेकिन हम तो मास वाले ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। चलिए इसको भी आप एक बार प्रूव करके देखो। ये वाली साइड आप लेके चलो, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और उससे देखिए वो बनता है क्या। अगर हम इस साइड को स्टार्ट करें, E की जगह आ गया mc स्क्वायर का होल स्क्वायर, P की जगह आ गया mv इसका होल स्क्वायर और इनटू सी स्क्वायर। दोनों में से m का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m गामा m नोट होगा जो रख देंगे। एक सी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, इसके अलावा एक बचेगा सी स्क्वायर और एक बचेगा वी स्क्वायर। एम को मैं लिख सकता हूं गामा एम नोट, तो गामा स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस, अच्छा गामा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन, हो गए स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। सो दिस इज एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और इनटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला सी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये बन रहा है एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4, यानी कि एम नॉट इंटू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए आगे ना ये रिलेशन समझ, है ना। अब मैंने बताया ये है क्वेश्चन, इस पे आ जाए कि भाई मासलेस ऑब्जेक्ट के लिए क्या रिलेशन होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हो, तो ये भी इस तरह से हमें यूज करना आना चाहिए। अब देखो ठीक है, टॉपिक वाइज हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए, ठीक है। ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अब 2-4 सवाल और इस पे करते हैं, फिर हम अगली क्लास में अगला कोई टॉपिक लेके चलेंगे। पिछला जो लेक्चर हुआ था वो लिखा हुआ है आपने, जो उस रूम में हुआ था हमारा, देखा ना उसमें कौन से सवाल लिए थे, कैसे ये मैट्रिक्स वाले उसी में लिए थे क्या? हमने एक तो ये मैट्रिक्स बनानी आ गई ना आपको, गैलीलियन बनाई थी, लोरेंट्ज बनाए, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में पहली बार किया है ये, पहले लिखते थे मैट्रिक्स फॉर्म में? मैट्रिक्स में कभी नहीं लिखा पहले। अच्छा ये
ठीक है, इनकी टाइम एंड की रिलेशन। देखो रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होंगे सवाल, ये तो लगातार रिवीजन रखना होगा, नहीं तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे। चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मान लो एक टाइम डायलेशन पे लेता हूँ एक सवाल। देखो हमारी अर्थ रोटेट करती है ना, हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, कितनी देर में पूरा होता है एक रोटेशन? 24 आवर्स। मान लो अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है एट रेस्ट ऑन अर्थ, वो हमेशा हम क्या बोल दिया करते थे? एस, है ना। और इसका रोटेशन ये ऑब्जर्व कर रहा है, इसका रोटेशन। तो इसके लिए जैसे आपके हमारे लिए, हम जो धरती पे बैठे हैं, हमारे लिए जो टाइम है रोटेशन का, अर्थ का, वो कितना है? 24 आवर। क्यों बताओ, ये प्रॉपर टाइम है या रिलेटिविस्टिक टाइम है? प्रॉपर टाइम, ठीक है ना। हम इस फ्रेम से देखते हैं तो ये रोटेशन वाला जो होगा ये प्रॉपर टाइम होगा। अब देखो ये वो जा रहा है बहुत तेज स्पीड से विद रिलेटिविस्टिक स्पीड v। ऑब्जर्वर इसके अंदर भी है, हम इसको बोलते रहे हैं क्या? एस डेज। घड़ी इसके पास है, ये अपनी घड़ी में टाइम मेजर करेगा धरती के रोटेशन का। अब जो मेरा सवाल है, इसको अर्थ का रोटेशन 24 घंटे से कम में दिखेगा या 24 घंटे से ज्यादा में? हम पीछे तो जो पढ़ के आए, हो सकता है आपका जवाब सही हो, पीछे जो पढ़ के आए हम ये पढ़ते थे कि प्रॉपर टाइम जिसको दिखता है वो कम होता है, टाइम डायलेशन होता है, और मूविंग टाइम थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन उसमें जितने हमने सवाल लिए, समय ये रहता था कि एस डैश के रिस्पेक्ट में कोई काम हो रहा होता था, तो एस डैश के लिए तो क्या होता था? प्रॉपर टाइम, और एस के लिए वो मूविंग टाइम। तो हमेशा एस वाला टाइम ज्यादा था। यहाँ पे इवेंट किसके फ्रेम में हो रहा है? एस के फ्रेम में, और मेजर ये करेगा। तो मान लो कोई भी जैसे सवाल पूछ लिया जाए, एक तो यही सवाल है, इसको टाइम ज्यादा दिखेगा या कम दिखेगा? अभी दिया था आपने जवाब, सही था। इसके लिए वो चीज मोशन में है, ठीक है ना। इसके लिए अब ये खुद एस की तरह बिहेव करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा उसको, तो इसको लगेगा कि वो चीज किधर जा रही है? पीछे जा रही है। समझियो, इसके फ्रेम में कुछ हुआ होता तो यहाँ प्रॉपर टाइम होता और उसके लिए रिलेटिविस्टिक टाइम। अभी इसके फ्रेम में कुछ हो रहा है तो यहाँ तो प्रॉपर टाइम है और इसके लिए रिलेटिविस्टिक टाइम। मान लो सवाल ऐसे आ जाए, सपोज क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि व्हाट शुड बी the value of v so that, इसको मैंने इसलिए से बोला है, टाइम ऑफ रोटेशन appears 48 hours to s days। v की वैल्यू क्या ले कि इसको जो धरती का रोटेशन का टाइम है वो 48 घंटे नजर आए। इन टर्म्स ऑफ c आप बता देंगे।
आया कुछ? √3c/2 इसका आंसर नहीं है मेरे पास, देखते हैं। ये तो वैसे ही लिखवा दिया था सवाल भाई, हमें वैसे भी देखो अंदाजा हो रहा है। आपको सपोज क्वेश्चन में ये भी ना दे रखो, खाली ये कहते भाई इसको 48 घंटे दिख रहा है, तो हमें पता होना चाहिए ना इसको कितना टाइम लगेगा, इसके लिए कितना टाइम है 24 घंटे, इसको 48 घंटे दिख रहे हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है गामा से क्या करना है, सीधा दिख रहा है। ज्यादा है तो गामा से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि गामा इज इक्वल टू, डायरेक्ट नजर आ रहा है कितना है 2 आ गया, 48 बराबर गामा टाइम्स 24। अच्छा इसके लिए इसकी स्पीड कितनी है पीछे की तरफ भाई, चाहे ये चल रहा हो, अब इस ये अगर देखेगा तो इसको ही पीछे जाता नजर आएगा, कितनी स्पीड से v से। तो हमारे लिए ये तो रेस्ट वाला फ्रेम हो जाना चाहिए और ये मूविंग फ्रेम, क्योंकि उसके फ्रेम में इवेंट हो रहा है। हम ये देखते थे ना कि इसको मोशन में नजर आ रहा है पीछे जाता, तो गामा का क्या फॉर्मूला है 1/√1 माइनस इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में, तो इसकी स्पीड इसके रिस्पेक्ट में पीछे कितनी v है, तो 1 माइनस v² इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 माइनस v² c² इज 1/4 है ना भाई। तो v² c² इज 3/4 एंड v आपका आ जाएगा √3/2 टाइम्स c। यही आ गया था आपका आंसर, ठीक है। मतलब कई बार तो ऐसा होगा ना सवाल में हमें नहीं पता गामा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, वो वैल्यू अगर ऐसी दे रखी है, सवाल मुश्किल कब होता है, मान लो उसने दे रखा होता है ये इतनी स्पीड से चल रहा है, अब बताओ इसको टाइम क्या नजर आएगा, तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज ही होगा यार गामा से मल्टीप्लाई करना है या गामा से डिवाइड। लेकिन इस तरह की वैल्यू वाला है जब तो सीधा हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल। एक ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम से मैं ले रहा हूँ, वैसे तो ठीक हम जेएम की तैयारी कर रहे हैं, बट वो तो एक ही बात है, टॉपिक तो वहां भी है। लिखिए आप सवाल लिखिए, 2 इवेंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁹ मीटर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 9 × 10⁹ मीटर आर साइमल्टेनियस इन वन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इधर रखा है ये साइमल्टेनियस है किसी एक फ्रेम में। द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू इवेंट्स, द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू इवेंट्स इन अ फ्रेम मूविंग विद a constant speed of 0.8 c, moving with a constant speed of 0.8 c is, ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है 60 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 40 सेकंड, तीसरा 20 सेकंड एंड चौथा 0 सेकंड, फोर्थ वन इज 0 सेकंड। इसके ब्रैकेट में नेट लिख लो ताकि आपके ध्यान रहे, अभी ये वाली चीजें डायरेक्ट आती हैं नेट में भी, जेम में भी, सारे एग्जाम्स में। सोचो वो साइमल्टेनिटी वाला एक रिलेशन था हमारा, डेल्टा टी डैश बराबर गामा टाइम्स डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा एक्स अपॉन c², था ना एक रिलेशन। इसमें क्या चीज 0 दे रखी है बताओ? T2 माइनस हाँ, T1 डेल्टा टी 0 दे रखा है। क्या निकालना आपको? T2 डैश माइनस T1 डैश, डेल्टा टी डैश निकालना है।
x2 माइनस x1 दे रखा है पहले फ्रेम में, दे रखा है ना, और स्पीड भी दे रखी है। लगाओ एक बार रिलेशन। देखो कैलकुलेट विदाउट कैलकुलेटर हो पा रहा है क्या? कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं तो करो कैलकुलेट। पहले एक बार बोर्ड पे देख के बताओ, फॉर्मूला यही यूज कर रहे हो? ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि डेल्टा टी कितना है, 0। ठीक है। डेल्टा एक्स बताओ एक बार क्वेश्चन से पढ़ के, कितनी दूर है वो? 9 into 10 is to power 9 meter. 9 into 10 is power 9 meter. 9 मीटर। सी का स्क्वायर क्या बनेगा? 9 into 10 is power 16। v कितना दिया है? या पूछा है 0.86. 0.8 into 3 into 10 is power 8। एक बार 10 की पावर का हिसाब लगाओ। 8 तो ये रहा, 9 ये रहा, 17। 17 में 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 16। 16 से 16 कट गया। देखो 9 और 8 17, 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो ताकि 8 बन जाए, 16 हो गया। 16 से वो 16 कट गया, 9 से 9 गया, सारी 10 की पावर गई। अब बचा है 8 into 3, कितना बचा? 24। इधर तो ये है ही, तो ये आ रहा है डेल्टा टी डैश। हमें मोड लेना होता है, पढ़ा था नहीं हमने, माइनस आई से प्लस आई मोड लेना होता है। गामा टाइम्स कितना? 24 है ना भाई, ये अंदर 24 ही है। अब गामा कितना है? 1/√1 माइनस, अच्छा v कितना है? ये है v 0.8c, तो v बाई सी 0.8 हो गया। 0.8 का स्क्वायर 0.64 यानी कि 0.36, 0.6 हो गया। 0.6 का मतलब है 10/6, 5/3। ठीक है, ये इसमें कर दो मल्टीप्लाई। 5/3 into 24 कितना आ गया? है कोई ऑप्शन ना ऐसा? अब एक चीज देखो, आप यही सेम सवाल तो नेट के पेपर में आ रहे हैं भाई। अभी तो हमारा टारगेट है जैम, लेकिन जैम से अगला टारगेट फिर क्या होना होता है? नेट ही क्लियर करना होता है इनमें ना, प्रोफेसरशिप में जाने के लिए ये सब।
तो अगर जैम की अच्छी तैयारी करोगे तो नेट आसान हो जाएगा कि नहीं फिर इन चीज़ों को ही फिर पढ़ते रहेंगे। समझ गए ये चीज़? तो एक नहीं ये और आगे कई पेपर होते हैं, TIFR JST सब आप कॉलेज में पता भी लगता रहता हो। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बार तैयार कर लो, ये हर एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार सिलेबस से दोबारा से टॉपिक पढ़ के बताओ। ये जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, पहला टॉपिक क्या था? Inertial frames and Galilean invariance. इनर्शियल फ्रेम एंड गैलीलियन इनवेरिएंस में हमने देखा पोजीशन चेंज होती है, वेलोसिटी वेरी करती है, एक्सेलरेशन Invariance. इनवेरिएंट है, मोमेंटम वेरी करता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन इनवेरिएंट है, एनर्जी वेरी करती है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन इनवेरिएंट। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक Postulates of special relativity. हमने दो पोस्टुलेट पढ़े स्पेशल रिलेटिविटी के। पहला पोस्टुलेट कि लॉज ऑफ फिजिकल साइंस आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के हो, चाहे मैग्नेटिज्म के, चाहे ऑप्टिक्स के हो, चाहे मैकेनिक्स के हो। दूसरा पोस्टुलेट Speed of light. जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किसी और मीडियम में नहीं, इन वैक्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स ऑफ मोशन या ऑब्जर्वर मोशन, जी दोनों का मोशन। इससे एक और बात पता लगी थी कि C+C इज ऑल्सो C, मीन्स वैक्यूम में किसी भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये बात केवल वैक्यूम के लिए। मैंने आपसे एक बार पूछा था, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड c/2 है, क्या इलेक्ट्रॉन वहां c/2 से ज्यादा तेज चल सकता है? चल सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक Lorentz transformation. लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमने अलग से पढ़े थे भाई। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो इतना सा कहता है x' बराबर x माइनस VT, जबकि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में गामा फैक्टर और आ गया था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो T' बराबर T था, जबकि लोरेंज में बराबर नहीं थे, है ना? आगे समझ। उसके बाद Length contraction. अच्छा, फिर हमारा टॉपिक आया कंसिक्वेंसीज ऑफ लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें पहला हमने पढ़ा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा टाइम डायलेशन, उसके बाद Sorry. Yes. sir. उसके बाद Simul. हमने पढ़ा था हाँ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अलग से वो टॉपिक शायद इसमें लिखा है, इसमें नहीं, लेकिन हमने कर लिया। उससे अगला फिर हमने Addition. रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पढ़ी। उसके बाद Mass energy current. अच्छा हमने पढ़ा मास रिलेटिविटी, m बराबर m0 इंटू ये वाला गामा m0, है ना? उसके बाद हम गए मास एनर्जी इक्विवेलेंस पे, E बराबर mc² टाइप रिलेशन। वहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें देखी, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें। तो मुझे बताओ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? और अब उस सिलेबस में देख के ये और बताओ कि क्या आधा सा सिलेबस हो गया है क्या मॉडर्न फिजिक्स का? Yes, sir. कितने मतलब उसमें जैसे 6 लाइनें हैं, 3 लाइनें, इतना कवर हुआ है इस तरह से कुछ? दो तो कंप्लीट हो गए. 2 लाइनें कंप्लीट हो गई, मतलब 1/3 लगा लो, 1/3 पार्ट उसका हमारा कंप्लीट हो चुका है। 1 मिनट अभी तो अब एक काम करना, इस पे एक टेस्ट दे लो, ठीक है? कल जो हमने पढ़ा है, जिस तरह के सवाल आते हैं उस तरह का एक पेपर, ठीक है? लेकिन रिवीजन करके आना, हमें कोई प्रूफ नहीं करने, बट जो आपको करवाया गया है ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे जा सकते हैं, ज्यादा चांस होगी कि उन पे न्यूमेरिकल बन के, ठीक है? तो कल एक टेस्ट के लिए हम आते हैं। थैंक यू।